वेब एप्लीकेशन के टर्म 2 के एग्ज़ाम में अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक भी करनी पड़ेगी। इसमें से आपका 5 मार्क्स का आएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ दोनों ही यूनिट्स को। इसमें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल दोनों आएंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बुक की तरफ। यूनिट 4 है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें क्या होती हैं, तो वो स्किल्स जो हमें एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। यानी अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो स्किल कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, वो ये है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर होता क्या है? बहुत से लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में। एक पर्सन जो रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करके कह सकते हैं एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाए, तो वो आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा इसमें एक इनोवेशन वर्ड जुड़ जाती है। एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल कन्वेंशनल बिज़नेस करता है, वो एंटरप्रेन्योर, दोनों कैसे डिफरेंट हैं? तो दोनों में सिंपल एक डिफरेंस है कि जो आपका एक बिज़नेसमैन है, वो पुराने तरीके को ही यूज़ करता है, वो उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेकर आता है। जबकि जो जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, वो उसमें कोई ना कोई एक इनोवेशन लेकर आता है। यानी वो पुराने या तो पुराने बिज़नेस को नए तरीके से करेगा या कोई ऐसी नई सर्विस लेकर आएगा जो पहले एक्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसके 2 सिंपल से एग्ज़ाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं जिन्हें हम किराना स्टोर बोलते थे, तो वो हमारा एक नॉर्मल बिज़नेस मैंने पहले भी लोग करते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करा, उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, पेमेंट सिस्टम अपडेट कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन भी उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या करा, उन्होंने इनोवेशंस लेकर आए। तो वो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गए। और कुछ ऐसी सर्विसेज़ जो पहले एक्जिस्ट नहीं करती थी, भाई फूड डिलीवरी सर्विस, कैब बुकिंग सर्विस, आपकी ये सब पहले एक्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो बिल्कुल या तो नई सर्विस लेकर आए या पुरानी ही सर्विस को किसी एक नए इनोवेटिव तरीके से किया, तो वो कहलाता है पर्सन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कन्वेंशनल बिज़नेसमैन से कैसे डिफरेंट स्किल चाहिए होती हैं, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है, एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, क्या काम करता है? तो जो मैंने बताया वही सब है इसके अंदर। कि किस तरीके से इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, जिसमें आपको बताया जाता है भाई कैसे-कैसे हम ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। सबसे पहला सेशन है हमारा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अलग-अलग डेफिनेशन दी हुई हैं कि किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है आपका, ये एंटरप्रेन्योर वर्ड जो डिराइव हुआ है, ये एक फ्रेंच वर्ड से हुआ है, जिसका जो आपके एंटरप्रेन्योर करके है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कि कोई चीज़ अपने हाथ में लेना या किसी चीज़ को करना। तो इसको अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है कि ऐसे कह सकते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एक पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन एंड ग्रेडनाइज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस को करने की जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, वो आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। इसके अलावा द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्च्युनिटी विदाउट रिगार्डिंग टू द रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल, यानी उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनका कंट्रोल उनके पास है या नहीं है, उसके बाद भी अगर वो किसी प्रोसेस को करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लेते हैं, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। इसी तरीके से कहता है कि इसको आप इस तरीके से भी जो है समझ सकते हैं दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस, एक इकोनॉमिक प्रोसेस है वेयर एन आइडिया इज जनरेटेड और अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, जहाँ पर एक आइडिया आपका जनरेट किया जाता है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वाइल बीइंग एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी टू रियलाइज अ प्रॉफिट, यानी अनसर्टेनिटी को हम एक्सपोज करते हैं, भाई हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसमें हम ये रियलाइज का मतलब अचीव करते हैं प्रॉफिट को बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अलग-अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है? एक इकोनॉमिस्ट कैसे एक्सप्लेन करेगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग समवन हू ब्रिंग इन रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, अदर एसेट्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर को, वो कहते हैं भाई एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो आपका एक साइकोलॉजिकल फोर्स जनरेट करता है अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो ये एक स्ट्रांग इंटेंशन होती है, एक स्ट्रांग डिजायर होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप जो भी करना है वो आप करते हैं।
इसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी यानी जो सोसाइटी से रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, वो कैसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर को, कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं भी वो एक पर्सन है हुज एक्शन वुड डिटरमाइन सोशल स्टेटस, जिसका एक्शन जो है उसका सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट, और वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो सोशियोलॉजी उसको ऐसा पर्सन देखते हैं जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इकोनॉमिक्स देखते हैं भाई वो इकोनॉमी में हमारा कुछ हेल्प कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ मनी मॉनेटरी जनरेट कर रहा है। और साइकोलॉजिस्ट देखते हैं भाई वो आपका जो है अपना कोई कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर को अपनी कंप्लीट कर रहा है। और सोशलिस्ट देखते हैं भाई वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट गुरुज की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट गुरुज किस तरीके से देखते हैं इसको? मैनेजमेंट गुरुज कहते हैं भी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है हु हैज विजन, जिसके पास विजन है, एंड जनरेट एन एक्शन प्लान टू अचीव इट, और उसके पास एक एक्शन प्लान है उसको अचीव करने का। तो ये कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं अलग अलग पर्संस के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स की। नाउ बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है मेनली आपके जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट डेवलप एंड मेंटेन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जनरेट करने का एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम चीज़ों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। It begins with identifying an opportunity as a potential to sell and make profit in the market, यानी कि ये एक इस तरह की कला है जिसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, उसके में भी क्या क्या पोटेंशियल है, मार्केट में क्या चीज़ है जो हम सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इट इज़ एबिलिटी टू ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, और इसमें रिस्क का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये सब पार्ट हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। यस, वो आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि बहुत बार हमें स्टेप बाय स्टेप एक नपे तुले स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बढ़िया भी ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो काफ़ी बार हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफाइन है, बट उसके अलावा हम बहुत सारी नई चीज़ें भी करते हैं, इसमें कुछ क्रिएटिविटी भी डालते हैं अपनी तरफ से जो पहले किसी ने नहीं किया, तो ये इसलिए आपका आर्ट भी है। तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होती है भाई? सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो इनिशिएटिव लेता है। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप स्टार्ट करते हैं कुछ करने के लिए, आइडिया आपके दिमाग में है तो आप उसको इनिशिएटिव लेते हैं। भाई जो किसी ने नहीं किया आप सबसे पहले ले रहे हैं, तो वो आपने इनिशिएटिव लिया है उसका। तो विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन जो है वो नहीं लेता है, सिर्फ दिमाग में सोच के छोड़ देते हैं इनिशिएटिव लेकर। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है भाई उसके पास रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। भाई लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो वो आपको देखना है कि हाँ आप उसको सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है आपकी इसके अंदर, दैट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं अपने, यानी गलती अगर आप करते भी हैं या आपने कोई रिसर्च की है, अपनी जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। आप सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। मोटिवेशन, हाँ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नुकसान हो रहा होता है बिजनेस में, या सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना होता है, मोटिवेट रहना होता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन, या आप कोई गाइड वगैरह की हेल्प ले सकते हैं मेंटर की, जो आपको मोटिवेट कर रखे। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंस के साथ लें, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने ही डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे बार बार, और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसी में अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप अच्छे से कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से एक टर्म निकल गई थी भाई हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। नहीं, हार्ड वर्क का मतलब है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में से 2 घंटे काम करें और सोचे भाई मैं बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर चला जाऊंगा। नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में
या पूरी लाइफ हो सकता है आपको अपने 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो देते हैं 18-18 घंटे अपने जो भी उस स्टार्टिंग का उनका बिजनेस है एंटरप्रेन्योरशिप है उसको वो टाइम देते हैं। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हार्ड वर्क जो है वो आपकी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो सैलरीड पर्सन में उसमें फ़र्क ही क्या रह गया, आपको डिसीजन लेना है, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कितने तरह के होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग। सर्विस एंटरप्रेन्योर जो सर्विस में डील करते हैं, किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई पहले से सर्विस है या कोई नई अपनी सर्विस बना कर दे रहे हैं, जैसे वो मैंने कैब वगैरह की बताई थी आपको और फूड डिलीवरी की। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब हो गया बिजनेस, किसी प्रोडक्ट में डील करना, कोई खरीदना बेचना, चाहे वो डायरेक्टली कस्टमर को हो या किसी होलसेलर को हो। तो भाई कहाँ डिमांड जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर देते हैं। वो सप्लाई के लिए कोई नया तरीका यूज़ करें जो पहले किसी ने नहीं किया, भाई ड्रोन से सप्लाई कर रहे हैं हम, या कोई और नया तरीका यूज़ करें, तो वो आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इसके अलावा इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन होंगे, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या सर्विस बना रहे होते हैं, तो वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर किसको कहेंगे, भाई जो आपके एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नया कर रहे हैं, चाहे वो खेती का नया तरीका है या कोई इक्विपमेंट नया बना रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नई चीज़ जो कर रहे हैं वो आपके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। इसी तरीके से टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे जो कोई नई ही तरह की मशीनरी या टूल्स बना रहे हैं जो हमारे किसी काम को आसान कर रहे हैं, मार्केट में जो है जिसकी डिमांड है आप बना सकते हैं, तो वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो नॉन टेक्निकल हो गए जो किसी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर ने कुछ बनाया है, सर्विस है, प्रोडक्ट है किसी भी तरह की, वो उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपके नॉन टेक्निकल कहलाएंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होंगे, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ये बड़ा मजेदार है। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बड़े ही समझदार एंटरप्रेन्योर होते हैं। उनके पास वो कहीं से एक बिजनेस का आइडिया लाते हैं, वो एक बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको एक लेवल तक बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद जब वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, उसको सेल करके वो नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं पैसे अर्न करके। तो ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनका काम ही होता है कि भाई एक बिजनेस सेटअप लगाया, उसको एक लेवल तक पहुंचाया, उसके बाद उसको आगे सेल आउट कर दिया और दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया फिर उन पैसों से। देन उसके बाद आईटी एंटरप्रेन्योर वो हो गए जो आईटी में रिलेट करते हैं, आईटी से रिलेटेड कुछ बनाते हैं, जिसमें वो कंप्यूटर्स या किसी और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर होंगी, जो कोई वुमेन अगर एंटरप्रेन्योर बनती है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होंगे जो सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी में कहीं ना कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, वो सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। इसी तरीके से फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिनके फैमिली से बिजनेस चलता आ रहा है और वो उसी में कुछ नया लेके आता है, किसी का कोई मिठाई का किसी भी चीज़ का काम है जो पहले उसके फादर्स करते आ रहे हैं और वो उसी में कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो वो फैमिली बिजनेस होगा। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भाई जिनके कोई फैमिली बिजनेस नहीं करता है और उसनी ने वो स्टार्ट किया है, उससे पहले कोई उस बिजनेस में नहीं था, तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की डेफिनेशन है, इसमें जो है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक पर्सन दो तरह का एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है भाई, एक जो है आपका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है। इसके बाद है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंड क्या रोल्स हैं और फंक्शंस हैं, एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रोल है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, फूड में, फैशन में, एजुकेशन में, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपोर्ट में आपको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन, फिर आप उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना। फिजिबिलिटी स्टडी करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्या वो चीज़ पॉसिबल है, लॉस मेकिंग तो नहीं है जो आप बनाने जा रहे हो। सपोज कीजिए आपने कोई ऐसी टेक्निक इजाद की जिसमें आप लोहे से सोना में कन्वर्ट कर देते हैं, बट उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो 1 ग्राम सोने को 1 ग्राम लोहे को सोने में कन्वर्ट करने की जो है वो 1 लाख रुपए आ रही है, तो वो तो लॉस हो गया।
तो 1,00,000 रुपए एक ग्राम सोना कोई भी नहीं खरीदेगा। तो जब तक जो आज की करंट में प्रॉफिटेबल नहीं है, वो नहीं आएगा, तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो फिजिबिलिटी यानी प्रॉफिटेबल या पॉसिबल भी है या नहीं है। आप कुछ ऐसा सोचो जैसे एक लिफ्ट बनानी है हमें, यहाँ से लेके हमारे चांद तक या स्पेस तक। तो अभी फिलहाल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या उसकी फिजिबल है भी है वो नहीं है, तो वो स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिसोर्सिंग। जब हमें पता चल गया हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल है, तो रिसोर्सिंग का मतलब होता है हमें जो लोग चाहिए इस काम के लिए, हमें क्या कोई जगह चाहिए, हमें क्या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्या कितने मनी चाहिए होगी। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना वो फल कहलाती है रिसोर्सेज। चाहे उसमें मशीनरी की रिसोर्सिंग हो, चाहे पर्सन्स की रिसोर्सिंग हो, चाहे आपकी मटेरियल की रिसोर्सिंग हो, तो वो सब आपकी रिसोर्सिंग में आता है, इकट्ठा करना यानी कि सारे रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज सेटिंग अप एंटरप्राइज। अब सारी चीज़ों को एक साथ लगा देना है। ये जो है, जब हमने सारी रिसोर्सिंग कर ली है तो उसको एक 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 प्लान बना के एक सुटेबल लोकेशन पर आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द एंटरप्राइज। उसको फिर मैनेज करना है आपने अच्छे से डे टू डे एक्टिविटीज को। देन ग्रो उसको करना है आपके, और डेवलप करते रहना है उसको। उसमें कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। तो ये कुछ आपके रोल्स थे उसके एंटरप्रेन्योर्स के, यानी कि जो उसको काम करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट है व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। मैंने जैसे पहले बताया था कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर जो हमारे फेवर में नहीं होती, तो किस तरीके से उस टाइम भी मोटिवेट रहना है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि ये बिलीव करना कि भाई मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्सेलेंट है, यानी मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। मेरा जो हार्डवर्क है वो मुझे कुछ ना कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो हमेशा हाई स्टैंडर्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आपने सेट किया हुआ है, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। इसके अलावा यूनिकनेस, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो यूनिक है और उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। तो ये भी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपको जो है मोटिवेट रखती हैं कि हाँ आप ये काम सही कर रहे हैं। अगर आप ही स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ही, क्योंकि जब आउटपुट नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बस पैसा था आपके पास, किसी ने आइडिया दिया, आपने लगा दिया, अब आपके पास कोई लॉन्ग टर्म, आपने 1 साल के अंदर प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, आपने उसका सेटअप कर दिया, लेकिन आपके पास अब लॉन्ग टर्म गोल नहीं, इसको आगे कैसे लेके जाए, तो वो होना जरूरी है। आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स का प्लान होना चाहिए, कहाँ तक मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। तो वो आपको मोटिवेट रखता है, नहीं यहाँ तक कर लिया, अब आगे मुझे और करना है, आगे मुझे और करना है। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। नीड टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत, यानी कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको हमें फॉलो अप करना चाहिए। हमें एक मेंटर अपॉइंट कर लेना चाहिए या बना लेना चाहिए। वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो हमें टाइम टू टाइम जो है सलाह देता रहे। ऐसे अच्छे लोगों को हमें रख लेना चाहिए आसपास। तो हमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेट रहने के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। कैसे आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी को और रिस्क टेकिंग को। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, हमें कैसे पता लगेगा क्या बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कुछ करना है लेकिन क्या करूं पता नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे अलग अलग तरीके हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का। सबसे पहला है कम्युनिटी कंसर्न। आप अपने आसपास देखिए, आपकी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में, कि क्या चीज़ है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, क्या उनका कंसर्न है। क्या पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो आप पोल्यूशंस को जो है कम करने की कोशिश कीजिए, कुछ में बना दीजिए। आपको लगता है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस अच्छी दे दीजिए। आपको लगता है कि आपके लोकेलिटी में जो क्लीनिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप उससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करिए। तो आपकी सोसाइटी में आपको लगता है आपके घर में आसपास आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो क्या उसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। तो हम वहाँ से सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हमारे कम्युनिटी कंसर्न जो है, यानी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, उसको हम जो है खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ हम रिसर्च कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है।
नेक्स्ट इज स्टार्टअप। ये एक थोड़ा सा नया वर्ड है आपका। स्टार्टअप जो है अभी फिलहाल के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी फर्स्ट स्टेज है अपने ऑपरेशन में, यानी इसको 1-2 साल हुए हैं अभी स्टार्ट हुए हुए, वो एक फुली एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है, तो उसको स्टार्टअप्स बोलते हैं। 2-3 साल तक ये कंपनी स्टार्टअप रहती है। हाँ, 2-3 साल के बाद वो एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर उसे स्टार्टअप नहीं कहते, वेल एस्टेब्लिश कंपनी हो जाती है वो। तो इसके अंदर हमारे पास स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंस्ड बाय फाउंडर्स, इसको फाउंडर्स ही फाइनेंस करते हैं अंटिल द बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड, जब तक वो आपका एक लेवल तक नहीं पहुंच जाता। ये नॉर्मली होता है। बट इसके अलावा इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और अपने आइडिया को थ्राइव करने के लिए स्टार्ट करने, भाई हमारे पास आइडिया, हमने उसके लिए जो भी मिनिमम लगता था हमने उसको स्टार्ट कर दिया, जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उसको स्टार्ट कर दिया और एक लेवल तक ले गए हम। देन उसके बाद हमें जो है कह सकते हैं कैपिटल या बिजनेस में फाइनेंस जो मिलता है वो मिलता है एंजल इन्वेस्टर से और वेंचर कैपिटल फर्म से। ये टर्म आपने शायद जो अभी पीछे एक आपका टीवी पे शो भी आ रहा था इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी आपने ये वर्ड सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर होते हैं भाई जो आपको कोई बिजनेसमैन है या मनी वाले पर्सनस हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको आपका आइडिया पसंद आता है और वो आपके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो जो शार्क टैंक के अंदर जितने भी आपके जो वो इन्वेस्टर थे वो सारे एक तरह से एंजल इन्वेस्टर थे। हाँ, जो लोग कैपिटल फर्म बना के बैठते हैं, यानी जिनका काम ही होता है कि उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक बना ली है या फाइनेंस की फर्म बना ली है, वो भी ये कर रही हैं कि उन्होंने एक छोटी सी, कुछ लोगों ने मिलकर एक फाइनेंशियल फर्म बना दी जो छोटे छोटे बिजनेस में स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ से आपको पैसा मिल जाता है। जो नॉर्मली दूसरे कन्वेंशनल बिजनेस है उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट और लोन पर डिपेंड होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में। इसके बाद अगर हम इसमें हमें दूसरी बात जो है वो गाइडेंस भी मिलती है, मेंटरशिप भी मिलती है, हम एक्सपर्ट से ले सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। कुछ गवर्नमेंट्स की भी इसमें आपकी startupindia.in के नाम से वेबसाइट, आप यहाँ से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर 2 है, दैट इज बैरियर टू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या बैरियर्स आते हैं? हर लाइन में, लाइफ में, स्टेज पे हमें हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हर्डल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज एनवायरमेंटल बैरियर, यानी हमारा एनवायरमेंट हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कहीं हर्डल क्रिएट करती हैं। क्या है? लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल, यानी कि जिस जगह हम हैं, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आजकल जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर लेबर अवेलेबल मुश्किल हो गई है, या अभी जैसे लॉकडाउन लगा तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर, या छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो जाती है काफ़ी बार, तो तब भी हमें दिक्कत आती है। इसी तरीके से लैक ऑफ रिक्विजिट मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए भाई हमें जो मशीनरी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनिटरी रिसोर्सेज, पैसे नहीं हैं। तो ये कुछ दिक्कत हैं कई बार हमारे पास आती हैं, ये हमारे एनवायरमेंटल बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बिजनेस प्लान ही नहीं होता। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपके पास एक कोई गोल है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्लान नहीं है तो वो जस्ट एक विश कहलाएगी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग, कई बार ऐसे होता है कि वो एक ख्याली पुलाव बनाते हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक तरह का एनवायरमेंटल बैरियर, एक बैरियर है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पर्सनल बैरियर हो गया, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, आपको कहीं किसी चीज़ का डर है, रिस्क टेकिंग आप पर्सन नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये आपका पर्सनल बैरियर है। आप ही कंफ्यूज हैं कि आप करें ना करें, चलेगा नहीं चलेगा, तो ये आपका पर्सनल बैरियर है। सेल्फ डाउट आता है। फॉर्मिंग ए टीम एंड टीम वर्क, हाँ ये भी होता है कई लोगों को कि टीम में काम करना नहीं आता। आप बन तो गए, जब तक आप अकेले काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे, अब आपने लोगों को हायर कर लिया, लेकिन आपको टीम वर्क नहीं आता, आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता कि किस तरीके से अच्छे लोगों को हायर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। आप एचआर अपॉइंट कर सकते हैं अच्छे लोगों को हायर करने के लिए, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करना वो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये टीम फॉर्मिंग और टीम वर्क जो है ये भी आपका जो है कई बार बैरियर साबित होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो भाई अच्छी टीम नहीं मिली आपको, आपने तो शुरू किया लेकिन आपकी टीम ही नालायक निकली, या आप उनसे कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये आपके जो हैं ये भी आपके बैरियर का काम करते हैं।
नेक्स्ट इज सेशन नंबर 3, इस यूनिट का लास्ट सेशन है ये, दैट इज एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड यानी कि वो हमारी एबिलिटी या हमारे कह सकते हैं कि भाई कि क्वालिटीज कह सकते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए एज अ एंटरप्रेन्योर। तो वो अलग होता है, कहता है भाई वेज एम्प्लॉयड से, यानी जो जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, चाहे उसको एक दिन में मिले, एक हफ्ते में मिले या एक महीने में मिले, सैलरीड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक सैलरीड पर्सन से एक एंटरप्रेन्योर की जो जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं आप खुद सोच सकते हैं। भाई एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है सबसे पहली बात, और वो डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, जबकि ये क्वालिटी जो है आपके जो जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसके अंदर नहीं होती है। ना तो वो रिस्क ज़्यादा लेता है, उसको तो ये भाई मेरा काम मैंने कर दिया डे टू डेली बेसिस पर और मेरी सैलरी मेरे हाथ में आ गई। तो सबसे इसमें देखें, सबसे पहले क्या चीज़ होती है आपके पास, सबसे पहले स्किल है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी एबिलिटी टू वर्क विद अदर, दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स, यानी दूसरों से पहले आपको चार्ज लेकर काम करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए। इसके अलावा डिसेसिवनेस की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू मेक क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन, आप डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, आप कंफ्यूजन वाली जो है सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि टीम को लेकर चलना, जिसमें आप किस तरीके से टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। प्रिजर्वरनेस आपके पास होनी चाहिए, ये क्या एबिलिटी है? ये एबिलिटी है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी आप अपने माइंड को सेट रखें और काम करते रहें। ये भी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपकी फेवर की कंडीशंस नहीं होती हैं, कोई ना कोई आपको हर्डल्स आ रही होती है, तब आप नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको स्टैंड लेना है, खड़े रहना है और अपनी टीम को भी आगे करके चलते रहना है, तो वो भी क्वालिटी अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। वो एक सेशन और है भाई इसमें, सेशन नंबर 4, दैट इज एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी अच्छे से करने की एबिलिटी, इसी काम को करने की। तो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? यही सब चीजें हैं जो मैंने अभी बताई कि क्या क्या हो सकती हैं। डिसेसिवनेस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होंगे भाई, अपने आप को पहचाने, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पहचाने, उनको एनालाइज करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होनी चाहिए, भाई कोई भी सिचुएशन आ जाए हम उसको फेस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। इनिशिएटिव आपके पास होनी चाहिए, पहचानना कि भाई कहाँ अपॉर्चुनिटी है, फिर अपने आप पे बिलीव करना कि हाँ भाई आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। इसी तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी पर्सनल हो गई, भाई आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो, ये आपकी अपनी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई। इस तरीके से प्रिजर्वनेस हो गई आपकी, नॉट गिविंग अप, आपको गिव अप नहीं करना है, हार्ड टाइम में हार्ड वर्क करना है एंड अपने फेलियर्स से सीखना है। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज हैं जो एंटरप्रेन्योर आपके अंदर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप काम करेंगे, अपने लोगों से आप कैसे अपने आपका भी और टाइम उनका सबका मैनेज करेंगे, गोल को कैसे आप सेट करके अचीव करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे और क्वालिटी मैनेज करके चलेंगे। तो ये सब आपकी जो है वो कंपिटेंसीज हैं, एबिलिटीज हैं कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। दैट्स इट, इसी को डिटेल में बताया है। इसको इतना आपने जान लिया, इतना ही बहुत है। इसके अलावा जो मेन जो मैं कवर अप करूंगा वो एक क्वेश्चन आंसर, एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको सिलेबस कवर अप किया है, अलग से क्वेश्चंस के लिए एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? ग्रीन स्किल्स हमारी वो स्किल्स होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रीन जॉब्स करने के लिए जो चाहिए होती हैं। ग्रीन जॉब्स क्या हैं? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जिससे हम अपने सोसाइटी को, अपने एनवायरमेंट को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। हमने पिछले कई 200 साल के अंदर बहुत सारा अपने कह सकते हैं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, तो वो नुकसान को मिनिमाइज कैसे करें, यानी कि अब भी हम जो हम कर रहे हैं वो कम से कम हो, और रिस्टोर करें, जो नुकसान हो गया है उसको ठीक कैसे करें। तो उस फील्ड में जो भी काम हो रहा है वो सारा आपका ग्रीन स्किल के अंदर आता है, सॉरी ग्रीन जॉब्स के अंदर आता है। तो उसके लिए जो जो आपको स्किल चाहिए वो ग्रीन स्किल चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसी को हम यहाँ कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं। ग्रीन जॉब्स मैंने जैसे बताया तो कि आपके पास
Green job is defined as one that help bringing about and maintain transition to environmentally sustainable form of production and consumption. यानी जो भी हम प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उसके अंदर वो एनवायरनमेंट को सस्टेन करे, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह की जॉब जो है वो हमारी ग्रीन जॉब कहलाती है। हर फील्ड के अंदर है ये, हर फील्ड के अंदर है। कोई भी हम काम करते हैं, एक ग्रीन कॉलर जॉब कर रहे हैं भी, ग्रीन कॉलर जॉब्स हमारी हर जगह होती हैं। यही बेसिकली बोलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प करती हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। ग्रीन कॉलर वर्कर इज एन हु एम्प्लॉयड इन एन एनवायरनमेंट इन अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो आपके एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहा है उसको बोलते हैं। हाँ, ये इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, ये आपने शायद पहले सुना हो या नहीं सुना हो। ग्रीन बिल्डिंग, आजकल जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से है कि भाई उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसके अंदर उनके स्ट्रक्चर में इस तरीके से बनाया जाता है कि नेचुरल लाइटिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, नेचुरल एयर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। यानी हम एसी का यूज़ और फैन का यूज़ कम से कम करें, हम अपने जो है लाइटिंग का कम से कम यूज़ करें, नेचुरल पर डिपेंड रहें। और इसी तरीके से जो गार्डनिंग वगैरह के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़्यादा कम से कम ग्राउंड वाटर यूज़ करें। तो इस तरह के बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं। तो पहले तो भाई एक नॉर्मल आर्किटेक्चर था, बट अब ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर आ गया, तो ये एक नई तरह की स्किल निकल के आई है। ऐसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलर मैनेजर है, एनवायरनमेंट और बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर हैं, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इंजीनियर है, इंस्टॉलर हैं उनके, ग्रीन व्हीकल इंजीनियर हैं, फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले पर्सन है, एनवायरमेंटल लॉयर हैं, बिजनेस पर्सनल डीलिंग विद ग्रीन सर्विस और प्रोडक्ट। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सोलर पैनल बनाने वाले, जो प्लम्बर आपके सोलर उसको प्लांट को इंस्टॉल करते हैं या वाटर हीटर्स को, तो ये सब क्या है? आपके ग्रीन वर्कर्स हैं एक तरह से कह लीजिए। तो यानी कोई भी आप जो जॉब कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या आप उसको दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो के आने से पहले दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और फिर जो है हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उस पर डिपेंडेंट हो गए, और वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है भाई, एनर्जी एफिशिएंट है। बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब के क्या बेनिफिट है? इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, यानी वेस्टेज कम होती है। ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका एमिशन कम करते हैं, कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम कंट्रोल करते हैं, और प्रोडक्ट को भी वेस्ट कम होता है। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट अडेप्टेशन टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे ग्रीन जॉब के, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ग्रीन जॉब में? भाई पहले हम खेती करते थे वो नेचुरल थी, फिर बीच में हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, हमने उसके अंदर बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो लेकर आ गए, और इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो लेकर आ गए। अब ये पेस्टिसाइड्स हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एकदम से हमारी जो क्रॉप है उसको ग्रो तो कर देती है, बट कहीं ना कहीं वो नुकसान ही हमारे सॉइल को, वाटर को नुकसान ही पहुंचाती है। तो इसके लिए हमने शुरू किया ऑर्गेनिक गार्डनिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इससे ये जो फील्ड है ये आपकी ग्रीन जॉब आती है एग्रीकल्चरल के अंदर। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो भी आएंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं, या जो आपके मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या आपका एग्रीकल्चरल टूरिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, या और किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली से जुड़े हुए हैं, वो सभी इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन ट्रांसपोर्ट। ऐसे अलग अलग फील्ड्स के अंदर ग्रीन जॉब्स बताई हुई हैं कौन कौन सी हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास, हम पहले बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट थे, जिसमें हम डीजल, पेट्रोल और कोल पर डिपेंडेंट थे। उससे हम जो है सीएनजी, जो कि आपका कम पॉल्यूटेंट जनरेट करती है, उस पर डिपेंड आ गए हैं, या बायो जो आपके इंजन कह सकते हैं कि ऑयल हैं, बायो सीएनजी, बायो मीथेन ऑयल, इनका यूज़ कर रहे हैं। आजकल एक हाइड्रोजन का भी नया कंसेप्ट आया है, थोड़ा सा हाइड्रोजन को एज अ हम उसमें एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुआ है, चाहे वो साइकिल लेवल पे है, चाहे वो बाइक लेवल पे है, कार लेवल पर है, इवन मेट्रोज वगैरह या ट्रेन वगैरह भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन कर रही हैं। तो वो चलते हुए धुआं या पोल्यूटेंट कम क्रिएट करती हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई हैं वो।
ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में ग्रीन जॉब्स क्या होंगी? तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी हमारा पानी बारिश के थ्रू हमें मिलता है उसको हम किस तरीके से बचा के रखें, नहीं बचाएंगे तो वो नदी और नालों के थ्रू समुद्र में जाके मिल जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो हम कैसे उसका यूज़ करें जिस टाइम हमारे पास पानी नहीं है, तो उसके लिए जब हम हार्वेस्ट करेंगे तभी उसको यूज़ करेंगे। तो उसको पर्सनल लेवल पर हम अपने रूफ टॉप में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है बांध वगैरह बना के करती है, या गाँव में या अलग-अलग सोसाइटी के अंदर हम आपने देखा होगा छोटे-छोटे तालाब बना के किए जाते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग की अलग-अलग टेक्निक्स को इजाद करके उनको प्रमोट करके हम वाटर कंजर्वेशन के अंदर ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो जो लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं, जो लेबर हमने लगाई है किस तरह का तालाब बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, या आपका कह सकते हैं एक पिट होल बनाने के लिए जिसमें आपका बिल्डिंग का, सोसाइटी का सारा पानी बारिश का इकट्ठा हो सके। तो जो लोग इसमें इसके डिज़ाइन बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में हैं, या वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने में हैं, या उसका प्लान बनाने में हैं, तो वो सब आपके क्या हैं, ग्रीन जॉब्स के ही अंडर में आएंगे, ग्रीन वर्कर्स के ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी तो आपको पता ही है कि ये सोलर की जो एनर्जी है ये अनलिमिटेड है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए उतना बेहतर है। तो वो जो जो पर्सन्स उसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो आपके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जो उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो उसके फील्ड टेक्नीशियंस है, वो सब आपके ग्रीन जॉब्स में आएंगे, जो आपकी विंड एनर्जी वाले और सोलर एनर्जी के बनाने वाले या उसको मेंटेन करने वाले। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म। ये थोड़ा सा नया है। इको टूरिज्म क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो आपके ये इको फ्रेंडली जितने भी कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड्स हैं जो भी हमने डिस्कस की, इन सबको प्रमोट कर रही है। तो अपने लेवल पर भी कर रही है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को भी बोल रही है। तो कहीं न कहीं एक एक नई टर्म्स निकल के आई है इको टूरिज्म, जिसमें आपको जो टूरिस्ट गाइड है वो हर जगह पर लेकर जाता है अलग-अलग फील्ड में, जहाँ आपको बताता है कि किस तरीके से आप इको फ्रेंडली काम कर सकते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है। यानी अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो कैसे आप इको फ्रेंडली बनाएँगे? अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप कम से कम वेस्टेज कैसे करेंगे? तो जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए, पैकेजिंग जो है आप डबल ट्रिपल यूज़ नहीं करिए, कम से कम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो के अलग-अलग लेवल पर आप किस तरीके से कैसे एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, तो जो आपको उसके बारे में गाइड करेगा दैट इज़ इको गाइड कह सकते हैं उसको हम। तो ये भी एक नई फील्ड निकल के आई है। ग्रीन जॉब इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया। ग्रीन जॉब इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से जो जितना भी कचरा निकलता है वो हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जी स्टार्टिंग में हम इसको मैनेज नहीं करते थे, हम इसको लैंडफिल में डाल देते थे, बट सिटीज़ में बड़ी-बड़ी दिक्कत, गाँव में तो अभी भी ऐसे कर देते हैं काफ़ी जगह। शहरों में हम इसको क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो तो ऑर्गेनिक होता है वो तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक है कैसे हम उसको उसका उसका मैनेज करें, क्योंकि वो उसकी अनलिमिटेड है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो ज़रूरी है, वो सब आपकी ग्रीन जॉब्स में आता है। तो इसमें हम ये भी करते हैं कई बार कि जो ऑर्गेनिक है उसको हम किसी और दूसरी कैसे यूज़ कर लेते हैं, या हम उसको सेग्रीगेट करके जो उसमें से काम की चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। किसी तरीके से उसको किसी भी तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है, तो वो रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी इस तरीके से जिससे भाई वो नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम करें, जो हमारे घरों से, फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, तो उसमें सारे आपकी वो ग्रीन जॉब्स के अंदर आती हैं। तो इसमें हमारे पास जितने भी म्युनिसिपल वाले हैं, आपके इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशनल में गार्बेज कलेक्शन वाले हैं, या स्ट्रीट स्वीपर्स है, डेड एनिमल्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, और डेमोलेशन वेस्ट वगैरह हैं, हैज़ार्ड और सीवेज वेस्ट वगैरह मैनेज करते हैं, ये सब लोग जो ये काम कर रहे हैं ये सब ग्रीन जॉब ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब आ जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? यानी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके एनवायरनमेंट को हेल्प कर रही है लोकल लेवल पर। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा आपके सिटीज़ में शुरू हुआ है बाइक, आपकी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। हैंड पावर्ड वाटर पंप है, सोलर लैंप है, स्ट्रीट लाइट है, सोलर बिल्डिंग है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर रही हैं एनवायरनमेंट को, तो वो आपकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रीन जॉब्स आएंगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है?
क्यों ये ज़रूरी है? जैसे हमने बताया कि इससे ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वगैरह किया है या हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे हमने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करी है, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओज़ोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमने बहुत ज़्यादा जनरेट करी है। हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी जो ओज़ोन लेयर है इसको नुकसान पहुँचता है, बट हमने किया है। तो इसको इफ़ेक्ट को कम कर किया जाए, तो ये हमारा कम किससे हो रहा है? जितनी ज़्यादा ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी, उतनी ज़्यादा हम इन चीज़ों पे जो है काम कर पाएँगे। तो ये हमारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इससे। हमने जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का जो बर्निंग है हमारे व्हीकल्स में या रेफ्रिजरेंट में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, सब जगह हमने ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि ग्रीन जॉब की हेल्प से हम इनको रिड्यूस कर सकें। अलग-अलग कंट्रीज़ ने अपना टारगेट लिया है कि भई वो क्या कहते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको इतने साल के अंदर 2050, 2030, 2060 कि भई इस तक हम ख़त्म कर देंगे इन पे डिपेंडेंसी। फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करना बंद कर देंगे। ज़ीरो कार्बन एमिशन का एक टारगेट रखा हुआ है। तो वो ग्रीन जॉब की हेल्प से ही होगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, वेस्ट को कैसे मिनिमाइज करें और पोल्यूशन को कैसे, यानी हमारे जो भी कोई काम है जो पोल्यूशन जिसमें क्रिएट हो रहा है वही हो तो रहा ही है, तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, वेस्टेज कम से कम निकले। रीयूज द स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल जो भी है मार्केट के अंदर उसको रीयूज करें, चाहे उसमें पेपर मिल्स में डैमेज रोल्स जो है कह रहा है वो सेंड बैक टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, उनको दोबारा से भेज के नए बना लिए जाएं, उनको फेंका ना जाए। एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल भाई कम खराब क्वालिटी का सामान बनेगा तो वो वेस्टेज ही है, तो ना बने। जितना ज़्यादा वेस्टेज हम कम से कम करेंगे उतना बेहतर है। इसी तरीके से वेस्ट को एक्सचेंज करना, यानी एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री के लिए जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो। तो ऐसा भी करके हम बहुत सारा जो है कह सकते हैं वेस्टेज बचा सकते हैं, क्योंकि भाई जिसके लिए वेस्टेज है वो इसको कई बार क्या करता है, फेंक देता है, बट दूसरे के पास जिसके लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो पहुंचता ही नहीं है। तो हम किस तरीके से उसको एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। मैनेजिंग ई वेस्ट, जो भी ई वेस्ट है उसको मैनेज करें। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से वेस्ट निकल रहा है जो खराब हो जाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हम मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, इन्हें फेंकना पड़ता है। तो इनका ठीक से इनके जो है वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें, ये आजकल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जो डिस्पोजेबल थे हमारे प्लास्टिक और थर्माकोल के, उसके बेसिस पर हम नेचुरल इको फ्रेंडली जो है डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं आजकल, जिसमें बनाना लीफ, पेपर प्लेट्स वगैरह और आपके यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, कैसे हम जो हमारा इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट और रिस्टोर कर सकते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमारे इकोसिस्टम में हम आते हैं, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट आता है, वो हमारा घर, हमारा हमारा हमारी सोसाइटी, हमारा लोकेलिटी, हमारा सिटी एंड हमारी कंट्री सब आ जाती हैं। तो उसके अंदर हमारे इकोसिस्टम में हम ह्यूमन बीइंग आते हैं। इसके अलावा हमारी हमारे आसपास जो दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं, इसमें और ह्यूमंस और दूसरे जो नॉन ह्यूमंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आते हैं। इसके अलावा हमारा एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे इकोसिस्टम में आता है। तो कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें, हमारे जो ट्रीज़ हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारा जो वाटर है आसपास, चाहे वो ग्राउंड वाटर है या किसी तालाब में है या हमारी सॉइल है, तो हम इन सबको कैसे प्रोटेक्ट करें और रिस्टोर करेंगे, हमारे इकोसिस्टम के अंडर में आते हैं ये। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम जो हमारे आसपास कोई तालाब है तो उसमें गंदगी ना फेंकें। तो इस तरीके से हमारे जो आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ना मारें। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। अडेप्टिंग टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करें ताकि हमें डैमेज कम से कम हो। आपने आजकल देखा होगा जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे गन आ रही है, वाटर स्प्रे गन जगह जगह गवर्नमेंट ने लगाई है, इंस्टॉल की है, जिससे हमारे जो है कम जो है पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के साथ नीचे आ जाते हैं और हमें थोड़ा सा एयर क्वालिटी क्लीन मिल जाती है। या हम एयर प्यूरीफायर वगैरह यूज़ कर लेते हैं अपने घरों में, ऐसे ही पानी के लिए हम अपने पानी को प्यूरीफाई करके यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से, इस तरीके से उसको अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमें नुकसान कम से कम हो और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। जो नुकसान हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। इसमें कोई कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
और दूसरी वाली जो वीडियो होगी क्वेश्चन आंसर की, उसके बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।